हेलो सब्सक्राइबर, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं अजीत कुमार आज आपको बताने वाला हूं बाघ परियोजना के विषय में। अगर आप 10वीं में हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाघ परियोजना क्या है हमारे लिए समझना, ये किस प्रकार से बाघों का संरक्षण प्रदान करता है और बाघों को बचाने के लिए ये कैसे एक अहम कदम है भारतीयों के लिए। तो बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया है और ये किस प्रकार से कार्य करता है ये हम लोग देखेंगे। 10वीं के ज्योग्राफी का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न बनते हैं। तो वे सारी बातें हम बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं बाघ परियोजना क्या है। तो बाघ परियोजना क्या है, पहले इसी सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बाघ को हम लोग कहते हैं टाइगर, अंग्रेजी में होता है TIGER, ओके, टाइगर। और परियोजना को प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से बाघ परियोजना को प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर क्या है तो भी इस सवाल का जवाब यही होगा। तो पहले इसका जवाब देते हैं। तो ये एक प्रकार का वन्य जीव परियोजना है और जिसका उद्देश्य यानी कि जिसका लक्ष्य क्या है, जिसका लक्ष्य है बाघों को संरक्षण देना, यानी कि बाघों को प्रोटेक्ट करना। और इससे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है न केवल भारत के लिए बस बल्कि विश्व में भी सबसे बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है जो बाघों को संरक्षण प्रदान करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाघ परियोजना कार्य क्या करता है। तो बाघ परियोजना जो बाघों की घटती संख्या है उस पर नियंत्रण करता है। बाघों की संख्या निरंतर क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह चर्चा करता हूं कि बाघों की संख्या क्यों घट रही है, इसका कारण जानना जरूरी है। तो बाघ को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। बाघों को मारकर उनका व्यापार किया जा रहा है, खरीद बिक्री किया जा रहा है। और इस व्यापार के लिए उसका चोरी करना एक आम बात हो गई है। आवासीय स्थल, चूंकि हम सभी जंगल को काट रहे हैं, वन उन्मूलन कर रहे हैं। जंगल को काटना वन उन्मूलन कहलाता है, वन का उन्मूलन यानी कि वन को खत्म करना। जिससे जो जंगली जानवर है उस जंगली जानवर के लिए रहने का आवास यानी आवास उसके लिए घर हो गया। तो हमारे लिए जो घर है उसी प्रकार से शेर या कह सकते बाघ या जंगल में रहने वाले जानवर, इन सब के लिए जंगल जो है उनका घर है और ये जंगल उनके लिए आवासीय स्थल है। तो आवासीय स्थल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने का मतलब पहले इतना बड़ा था, फिर जंगल को हमने काटा तो वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसीलिए जंगल का क्षेत्र क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, यानी उनके रहने का जगह नहीं हो रहा है। जिससे बहुत बार आप देख सकते हैं कि शहरों में जो कह सकते हैं जंगल के करीब में बसे रहते हैं वहां पर शेर घुस चले आते हैं, बाघ घुस के चले आते हैं और इससे उनका शिकार कर लिया जाता है, उनको मार लिया जाता है। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम हो रही है। यानी कि देखिए, जो शेर है यानी जो बाघ है वो जंगली जानवर को खाता है, वह भी खत्म हो रहा है तो वो खाएगा क्या। तो कह सकते हैं उनका भोजन जो है नहीं मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है वह भी क्या हो रहा है, बाघों की संख्या के कम होने का मुख्य कारण है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो हमें आवास की जरूरत पड़ती है, तो हम जंगलों को काट देते हैं। या फिर हमें और भी बहुत सारे वस्तुओं की जरूरत पड़ती है जिसके लिए हम जंगलों को काट देते हैं। दवाइयों की जरूरत पड़ती है इसलिए जानवरों को मार देते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके चलते हम जानवरों का शिकार करते हैं, जंगलों को क्या करते हैं, काटते हैं। और ये सभी चीजें बाघों के घटती संख्या का मुख्य कारण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए कि बाघों की संख्या किस प्रकार से घट रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ते हैं कि बाघों का शिकार करके क्या किया जाता है। तो देखिए, बाघों के खाल का व्यापार किया जाता है, उनकी हड्डियों का व्यापार किया जाता है। और एशियाई देशों में परंपरागत औषधि को बनाने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इन सभी कारणों के कारण जो बाघों की संख्या या जो जंगली जाति है वे विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त का मतलब खत्म, पूरी तरह से दुनिया में खत्म, कहीं भी ढूंढने पर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये एक बार विलुप्त हो गया तो ये हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, हमारी जो अन्य जरूरत है वो पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए बाघों को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वन्य जीव संरचना यानी कि वन का जो संरचना है, वन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें टाइगर यानी बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 यानी कि 1973 अधिकारियों ने पाया, यानी कि जो जंगल की देखभाल करते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, उन्होंने ये पाया कि जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ है उसमें बाघों की संख्या बहुत ही तेजी से घट रही है। अगर आप देखें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में
कितने कह सकते हैं जानवर थे, बाघों की संख्या लगभग 55,000 थे, लगभग की बात कर रहे हैं। ओके, तो लगभग 55,000 था। लेकिन जैसे ये लास्ट आया, ओके, धीरे धीरे ये घटता चला गया और लगभग 1,827 बाघ रह गया। तो इस प्रकार से 55,000 से ये लगभग लगभग 2,000 के करीब आ चुका है। तो कितनी तेजी से बाघों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अगर इतनी ही तेजी से बाघों की संख्या घटती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब भारत नहीं पूरे विश्व में आप बाघ को ढूंढिएगा और बाघ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाघों को संरक्षण देना हमारे लिए सबसे प्रथम आवश्यक तत्व बन गया है। और इसके लिए यानी इसीलिए क्या किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। अब प्रश्न उठता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो 1973 यानी उसे 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। तो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। अब बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य है संरक्षण यानी कि इसको बचाना, बाघों को बचाना, क्योंकि वो खत्म हो रहा है। ना केवल बाघों को बचाना बल्कि संकटग्रस्त जाति जितने भी है उनको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है, यानी कि ना केवल संकटग्रस्त बल्कि जो जितने भी जंगली जीव है उनको भी बचाना है। बाघ परियोजना में केवल बाघ को ही नहीं बचाना, यानी कि दूसरे को भी क्या करना है, बचाना, जो संकटग्रस्त हो रहा है या फिर जितने भी जंगली जानवर है जिनको खतरा है उन सबको क्या करना है, बचाना। तो ये था बाघ परियोजना क्या है, इसका उत्तर। बाघ परियोजना की शुरुआत किस प्रकार से हुई और बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। अब आइए भारत में बाघ को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो भारत में बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए बाघ संरक्षण परियोजना यानी कि जहां पर बाघ है वहां पर उसे कह सकते हैं संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और इस प्रकार से भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के कुछ उदाहरण हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं और उसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं, यानी कि ये बाघों के लिए रिजर्व क्षेत्र है। इसमें दूसरे जीव आएंगे लेकिन वो केवल इसके फायदे के लिए आएंगे। तो अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं राज्य की बात करता हूँ, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड के 2 खंड हो चुके हैं। एक है उत्तर प्रदेश का, ओके ना, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बनाया गया है। तो कभी कभी आपको उत्तर प्रदेश भी मिल सकता है कहीं कहीं लिखा हुआ पुरानी किताबों में, लेकिन ये क्या है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर है उत्तराखंड और यहाँ पर है कॉर्बेट। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है पश्चिम बंगाल और इसकी राजधानी कोलकाता, यहाँ पर है सुंदरबन। सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ये भी आप याद रखिएगा साथ साथ में। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 6 सबसे ज्यादा, ओके, मध्य प्रदेश, और दूसरा है महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय यानी टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय कह सकते हैं पार्क वगैरह, ऐसी सारी चीजें। राजस्थान में जो है सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, ये रहा राजस्थान, यहाँ पर है सरिस्का वन्यजीव पशु विहार। असम की बात करें तो मानस बाघ रिजर्व, ये रहा असम, ओके, असम की राजधानी मेघालय है, तो यहाँ पर है मानस बाघ रिजर्व। उसी प्रकार से केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व, ये रहा केरल, ओके, केरल, और इसमें है पेरियार बाघ रिजर्व। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो इस प्रकार से ये थे बाघ रिजर्व, मुख्य बाघ रिजर्व, जहां पर बाघों को मुख्य रूप से बेहतर संरक्षण दिया जाता है और ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया है। तो इस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट टाइगर का अध्ययन कर लिया। अब कुछ और बातों को देखते हैं। न केवल प्रोजेक्ट टाइगर हमें समझना है, क्योंकि हमारे जो देश है भारत और जो नेपाल है वो दुनिया के 2/3 यानी कि 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराता है। यानी कि दुनिया में जितने भी बाघ है उसके 2/3 भाग जो है वो केवल भारत और नेपाल में मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा शिकार किया जाता है बाघों का, सबसे ज्यादा बाघों की चोरी की जाती है और सबसे ज्यादा गैर कानूनी व्यापार भारत और इन्हीं दोनों देशों में होता है। इसीलिए हमें इसे रोकना होगा। आगे देखिए, भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक वन जो है लगभग खत्म हो चुके हैं। अगर आप बात करते हैं जलमग्न जल की, तो 1/3 जो जलमग्न भूमि है वह सूख चुकी है। जलमग्न भूमि मतलब जहां पर पानी पाया जाता था, तो लगभग 1/3 जो जलमग्न यानी जहां पर पानी था वह क्या हो चुका है, सूख चुकी है। 70% पानी जो है वह खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, जिसको हम अब नहीं पी सकते हैं। आगे देखिए,
40% मैग्रेव वन कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया की जो है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। वैसे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र या जलीय क्षेत्र के जलीय जहाँ पर क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मैग्रेव वन पाए जाते हैं। और ये भी 40% तक क्या हो गया? खत्म हो गया। ये भी हमारे जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो हमारे लिए केवल बाघ को बचाना एक महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, बल्कि बाघ के साथ जो भी संकट में आ रहा है, चाहे वो कह सकते हैं जीव हो या वनस्पति हो, उसे भी क्या करना है? बचाना है। और इन सब के साथ साथ पानी भी क्या करना है? हमारे लिए बचाना है। और भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया, आधे से अधिक प्राकृतिक वन जो है वह खत्म हो रहे हैं, वन या वनस्पति खत्म हो रहे हैं। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जो भी कदम सरकार उठाती है उसका सहयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये था बाघ परियोजना और उससे जुड़े प्रमुख बातें, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसे बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लेते आता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे बेहतर वीडियोज़ के लिए। और साथ ही साथ मैं जल्द ही क्वेश्चन आंसर का जो कह सकते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर वह PDF प्रोवाइड करूंगा आप सबों को। तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।